पिता। अनुवांशिकी शब्द किसने दिया है? ग्रेगर है, जॉन मेंडल ने दिया था क्या? खड़ा हो। अनुवांशिकी शब्द किसने दिया? कब दिया? सन 1905 में। और फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकी का जनक कौन है? ग्रेगर जोन्स मेंडल। मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ। मैंने बात की अनुवांशिकी मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवांशिक लक्षण एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, अनुवांशिकी कहलाती है। अनुवांशिकी के बाद मतलब वे लक्षण जो माता पिता से संतान में उत्पन्न होते हैं उन्हें अनुवांशिकी लक्षण कहते हैं। इनको पहुंचाने का कार्य मेंडल के अनुसार कौन करता है? कारक एवं फैक्टर करता है। लेकिन कारक एवं फैक्टर का जो जीन नाम दिया था वो किसने दिया था? कब दिया? जॉनसन ने। कब? सन 1905 में। जीन डीएनए का टुकड़ा होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को पहुंचाने का कार्य करता है। मेंडल ने मटर के पौधे को चुना। मटर के पौधे को चुना। मटर का वैज्ञानिक नाम बता। पाइसम सेटाइवम। क्या है? पाइसम सेटाइवम। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सेटाइवम। और इन्होंने मटर के पौधे को क्यों चुना? उसके पीछे 3 कारण थे कि मटर का पौधा शाकीय होता है, छोटा होता है और कम स्थान पर अधिक उगाया जा सकता है। एक साल में इसकी 3 से 4 पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। स्वपरागण और परपरागण आसानी से किया जा सकता है। स्वपरागण और परपरागण में अंतर क्या है? स्वपरागण मतलब मेरा कहने का रीजन ये है कि पुष्प के अंदर 2 चीज पाई जाती है, नर जन्नांग और मादा जन्नांग। नर जन्नांग का कार्य करेगा पुंकेश्वर और मादा जन्नांग का कार्य करेगा जन्नांग। इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। यदि एक पुष्प की वर्तिकाग्र पर उसी पुष्प के यदि पुंकेश्वर को डाला जाए तो क्या होगा? स्वपरागण। और मेंडल ने स्वपरागण का के द्वारा ही क्या दिए? नियम दिए। क्या दिए? नियम। उसके बाद में हमने बात की थी कि मेंडल ने मेंडलवाद, क्योंकि ये वैज्ञानिक ऐसा था जो मरने के 40 साल के बाद जिसे अनुवांशिकी के पिता के रूप में जाना गया। कौन है? ग्रेगर जोन्स मेंडल। 3 वैज्ञानिक थे अलग अलग देशों के। हॉलैंड के हुगो डोब्रेज, जर्मनी के कोल्स कोरेंस, ऑस्ट्रेलिया के एरिक बोन सेरेमक। और तीनों ने मिलकर क्या दिया? मेंडलवाद। और इसी के आधार पर मेंडल को क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। इसके बाद में हमने बात की कि मेंडल ने कितने नियम दिए? 3। पहला कौन सा था? पहला था प्रभावता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र अभिन्न का नियम। क्रॉस कितने कराए? 2। पहला तो एकल संकरण, दूसरा 2 संकरण। पहला मोनो हाइब्रिड क्रॉस और होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हमने बात की प्रभावता के नियम की। प्रभावता का नियम, प्रभावता के नियम में क्या हुआ कि वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभावी प्रदर्शित करते हैं उन्हें प्रभावी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभावी। मैंने क्या बोला था? इसमें लंबा, शुद्ध लंबा और क्या लिया? शुद्ध बोना। इसको माना कैपिटल टी, स्मॉल टी। इसके बाद में इसमें अर्धसूत्री विभाजन किया। कितने गैमेट्स बने? 4। कितने? इसको बोला था मैंने युग्मक। क्या बोला था? युग्मक या गैमेट्स बोलते हैं, युग्मक बोला था। इससे जो संतति प्राप्त हुए, यदि संतति को हम देखें तो कितने प्राप्त हुए? 4। पहला कौन सा था? कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी। मतलब इसको क्या बोला था? F1 पीढ़ी। क्या बोला था? इसमें सभी पौधे कैसे हुए? अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए, अशुद्ध लंबे। और इनको क्या बोला था? विपर्यासी। क्या बोला था? विपर्यासी। विषम युग्मनजी, विषम युग्मनजी। उसके बाद में क्या होता है कि ये जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई इसमें प्रभावी कौन सा हुआ? प्रभावी यदि पूछा जाए
कि अपना प्रभाव पड़ता है कैपिटल टी, कौन सा होता है, लंबा, और अप्रभावी स्मॉल टी, क्या होता है, स्मॉल टी। और उसके बाद में मैंने टेस्ट क्रॉस कराया था, क्या कराया था, टेस्ट क्रॉस, ये तो लिखा दिया था ना मैंने कल। उसके बाद में क्या कराया था, टेस्ट क्रॉस। क्वेश्चन कैसे आता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में ऐसा कौन सा प्रयोग किया जिसमें फिनोटाइप अनुपात व जीनोटाइप अनुपात समान प्राप्त होता है, कौन सा होता है, टेस्ट क्रॉस। कौन सा, टेस्ट क्रॉस। इस टेस्ट क्रॉस में क्या हुआ था, मेंडल ने क्या लिया था, एक तो लिया F1 पीढ़ी से प्राप्त हो कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक लिया शुद्ध लंबा। इनके मध्य में क्या कराया था, क्रॉस कराया था, तो संतति प्राप्त हुई, क्या हुई, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी, यही प्राप्त हुई ना। मतलब इसका अनुपात कितना आया, 1:1। कौन सा, फिनोटाइप अनुपात, इंग्लिश में बोलते हैं फिनोटाइप, इसको बोलते हैं लक्षण प्रारूप, एक होता है जीनोटाइप, जीन प्रारूप। ये क्या होता है, हमेशा क्या होता है, समान प्राप्त होता है, 1:1। मैंने बात की, मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग करने के आधार पर 7 विपर्यासी लक्षण बताए, कितने, 7, कुछ प्रभावी और कुछ अप्रभावी। अब हम बात करते हैं अगले नियम की। कल नहीं आया था कि क्लास लेने, कल का रिवीजन चल रहा था भाई ये तो। अब हम बात करते हैं अपूर्ण प्रभावता का नियम। मेंडल ने ये बोला था कि जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने के मध्य में क्रॉस कराएंगे तो प्रभावी लक्षण हमेशा दिखाई देगा। लेकिन ध्यान देना प्लीज, अपूर्ण अप्रभावता के नियम में क्या होता है कि मेंडल ने एक तो लिया था लाल रंग का जो पुष्प था ना, पुष्प के पौधे, इसको कैपिटल आर, ठीक है ना। दूसरा लिया था सफ़ेद, चले थे सफ़ेद रंग के पुष्प, इसको बोला था इन्हें स्मॉल आर, ठीक है ना। अर्धसूत्री विभाजन किया, कैपिटल आर स्मॉल आर। मैं बोल रहा हूं अपूर्ण अप्रभावता का नियम, प्रभावता का नियम है, अपूर्ण है ये। इसमें क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर। इसमें क्या हुआ कि मेंडल नामक वैज्ञानिक ने एक लाल पुष्प वाला पादप लिया और एक लिया सफ़ेद पुष्प, दोनों के मध्य में क्रॉस कराया। तो जब देखा गया था ना, जो नया पादप प्राप्त हुआ उसके पुष्प जो प्राप्त हुए वो कैसे प्राप्त हुए, गुलाबी, कैसे हुए, गुलाबी रंग के प्राप्त हुए, ऐसे गुलाबी रंग के। इसलिए अपूर्ण प्रभावता का नियम कहता है कि जब शुद्ध लाल पुष्प वाले पादपों का क्रॉस शुद्ध सफ़ेद पुष्प वाले पादपों के मध्य में कराया जाता है तो जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि प्रभावी लक्षण ही आए, इसमें क्या है, नए लक्षण आ गए, कौन से आएंगे, गुलाबी। इसीलिए इसको क्या होता है, अपूर्ण प्रभावता का नियम कहा जाता है। कॉपी में उतार दो इसको। उतार ले भाई, उतार लिया।
अपूर्ण प्रभावता का नियम, ये पूछा जाता है 2-3 बार एग्जाम में कि जब क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि जब शुद्ध लाल पुष्प का क्रॉस सफ़ेद पुष्प के साथ में कराया जाता है तो संतति कैसी प्राप्त होगी? गुलाबी रंग के पुष्प प्राप्त होंगे। इसे क्या कहा जाता है? अपूर्ण प्रभावता का नियम। क्या बोला है मैंने? जब शुद्ध लाल पुष्प का संकरण या क्रॉस सफेद पुष्प वाले पुष्प के साथ में कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी लक्षण असमान दिखाई देते हैं, अर्थात गुलाबी रंग के प्राप्त होते हैं। इसलिए इसे क्या कहता है? अपूर्ण अप्रभावता का नियम कहा जाता है। कंप्लीट कर लिया? कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना सभी के में? मेरा कहने का रीज़न है कि जब दो पुष्प, मैंने क्या लिया था? पहला लंबा और बोना लिया, उसमें प्रभाव ही क्या हुआ? लंबा। इसमें कोई प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता, नए लक्षण प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए क्या जाता है? अपूर्ण प्रभावता का नियम कहा जाता है। मटर का पौधा नहीं था, अलग पुष्प के पौधे को लिए थे। मिटा दे। अगला नियम कौन सा है? दूसरा नंबर, पृथक्करण का नियम। तीनों नाम इसी के हैं भाई, किसी भी नाम से आ जाए
पृथक्करण का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम या बीज संयोजन का नियम। इसमें क्या होता है, ध्यान देना प्लीज। इसमें क्या हुआ, मेंडल नामक वैज्ञानिक ने जो F1 पीढ़ी से जो प्राप्त संतति थी ना, क्या थी, प्राप्त संतति के मध्य स्व परागण कराया। कौन सा, स्व परागण करवाया। तो देख लेते हैं हम थोड़ा सा, क्या था, कैपिटल टे स्मॉल टे, कैपिटल टे स्मॉल टे, यही थी ना F1 पीढ़ी के, F1 पीढ़ी। इसको क्या बोला था मैंने, विपर्यासी लक्षण। आ रहा समझ में। इसके बाद में इसको थोड़ा कैपिटल टे स्मॉल टे, कैपिटल टे स्मॉल टे, ये जो हुआ इसको बोलते हैं अर्धसूत्रीय विभाजन है। विभाजन, ध्यान तक कोई दिक्कत, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम। पहले को मिला है किससे, तीसरे से, कैपिटल टे, कैपिटल टे। पहले को मिलाया चौथे से, कैपिटल टे स्मॉल टे, कैपिटल टे स्मॉल टे और स्मॉल टे स्मॉल टे। इसमें देखा जाए तो क्या है, शुद्ध लंबा कितने हैं, 25%। कितने हैं, 25%। ये क्या हुआ, शुद्ध होना। ये भी कितने हुए, 25%। और क्या हुआ, अशुद्ध लंबे, ये कितने हुए, 50%। अशुद्ध लंबे, आ रहा समझ में, कितने, 50%। इसमें एक क्वेश्चन आता है, एक बार समझ लो प्लीज। इसमें क्या क्वेश्चन आता है, इसमें आता है फिनोटाइप अनुपात, अनुपात किसका, F2 पीढ़ी का, किसका, F2 पीढ़ी। तो ये F2 पीढ़ी हुई कि नहीं हुई, कितना आएगा, इसको ये लक्षण प्रारूप कहते हैं। क्या कहते हैं, लक्षण प्रारूप है। यदि इन पादपों को जब मेंडल ने बाहर के स्तर से देखा तो 3 पादप कैसे दिखाई दिए, लंबे। कैसे दिखाई भाई, 3। तो 3 कितने थे, लंबे। एक का था बोना। तो फिनोटाइप अनुपात कितना आया, 3:1। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। कितना है, फिनोटाइप अनुपात 3:1। यदि पूछा जाए जीनोटाइप अनुपात, इसको बोलते हैं जीन प्रारूप, नहीं बोलते हैं जीन प्रारूप। ये कितना होगा, तो ध्यान देना प्लीज। शुद्ध रूप में बात करें जीन प्रारूप की, तो एक क्या है, शुद्ध लंबा। 2 क्या है, कितना है भाई, 1:2:1। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है ना। क्या हुआ, मेंडल नामक वैज्ञानिक ने जो F1 पीढ़ी से जो प्राप्त संतति थे उनके मध्य में क्रॉस कराया, और क्रॉस कराया था जो प्राप्त संतति थे कि वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव प्रदर्शन नहीं कर पाए, वो स्वतंत्र रूप से अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। इस पर एक दूसरे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसको पृथक्करण का नियम कहा जाता है, युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है, या बीज संयोजन का नियम कहा जाता है। उतारो भाई। लग गया यार।
आप बना लो एक बार, बता देंगे। दो दिन से गर्मी तेज़ ज़्यादा पड़ रही है, तो आपको तो कहाँ लगती है गर्मी, नहीं बैठे रहते हैं कूलर की हवा में। गर्म हवा चल रही है, पानी डलवाओ ना इसमें, स्पीड तेज करो उसकी। एक बार दोबारा समझ लीजिए। देखो, पृथक्करण का नियम, युग्मकों का शुद्धता का नियम और विसंयोजन का नियम क्या बोलता है कि F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति के मध्य में जब स्वयं परागण कराया जाता है, क्या कराता है? स्वयं परागण। तो इसमें क्या लिया था? F1 पीढ़ी से कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको क्या बोला था? F1 पीढ़ी विपर्यासी लक्षण, इसको विषम युग्मनजी कहा गया था। इसके बाद में इसका अर्धसूत्री विभाजन करा, कितने गैमेट? 4। पहले को किससे मिलाया? तीसरे से। क्या प्राप्त हुआ? कैपिटल टी, कैपिटल टी। तो ये क्या है? शुद्ध लंबा, जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव प्रदर्शित कर पाया था, ठीक है ना। उसके बाद में इसको इसके साथ में मिलाया तो क्या प्राप्त हुआ? कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसको इससे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये तो लक्षण आए थे, ये लक्षण नहीं आया था ना, वास्तु रूप में नहीं आया था ना। और इसमें क्या है? स्मॉल टी स्मॉल टी, तो शुद्ध प्राप्त हुआ। अगर अनुपात देखा जाए तो बाहरी स्तर से हम जब देखते हैं तो हमको 3 पादप कैसे दिखाई देंगे? लंबे। एक कैसे दिखाई देगा? बोना। तो कितना आया? 3:1। यदि फिनोटाइप अनुपात पूछा जाए तो क्या होगा? 1:2:1। कोई दिक्कत? इसमें ज़्यादा भाषाशैली नहीं लिखानी है। इसमें लिखो भाई, अंत तक लिख लिया। इसके बाद में लिखो स्वयं परागण कराया जाता है तो ध्यान तक लिख लिया ना। अब इस हम लोग को स्वयं परागण कराया जाता है तो वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाए, वह लक्षण F2 पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से या पृथक पृथक युग्मकों में चले जाते हैं। इन पर एक दूसरे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए कहा जाता है भाई, इसलिए पृथक्करण का नियम या युग्मकों का शुद्धता का नियम कहा जाता है। ये याद कर लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जीनोटाइप अनुपात व फिनोटाइप अनुपात क्या है। मैं सोच रहा था 2-3 दिन छुट्टी पे चले जाऊँ, गर्मी ज़्यादा है, फिर क्या करें? इधर वाला बैच उधर वाला बैच, पूरे दिन परेशान होते हैं। एक भी दिन अगर नहीं जाए ना
बच्चे आना ही बंद कर देते हैं अपने कोचिंग में, तो पढ़ाना पड़ता है ना। तीन नियम दिए थे, क्रॉस कितने कराए थे? 2। पहला था एकल संकर संकरण क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं इंग्लिश में। देखो ये जो क्रॉस जो होगा ये दोनों का संयोग होगा, किसका? 2 नियमों का संयोग होगा। पहला क्या है इसमें? प्रभावता का नियम, प्लस क्या होगा? प्लस है पृथक्करण का नियम। ये दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं? एकल संकरण क्रॉस करते हैं। एक बार देख लेते हैं मैंने क्या किया था। लंबा और बोना पादप लिया था, लंबे को बोला था कैपिटल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। इसके बाद में इसके अगर गैमेट्स की हम बात करें, इससे जो पहला जो चार्ट बना था उस चार्ट के अंदर देखा गया था कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, यही प्राप्त हुआ। इसको बोला था F1 पीढ़ी। क्या बोला था? F1 पीढ़ी। अब इसने क्या किया कि जो F1 पीढ़ी थी इसके मध्य में क्या कराया? स्वपरागण, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या कराया था? कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। इससे जो प्राप्त हुई जो संतति अगर देखा जाए, क्या संतति प्राप्त हुई? तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी, यही प्राप्त हुई ना भाई। कितने गैमेट थे? 4। तो ये तुम्हें यहाँ पूछा जाएगा कि एकल संकरण क्रॉस में लक्षण प्रारूप अनुपात कितना होगा? 3:1। और जीनोटाइप अनुपात या जीन प्रारूप बोल दो इसको, एक अनुपात 2:1। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है, ये अपना एकल संकरण क्रॉस हुआ। दोनों का क्या संयोग है? दोनों नियमों का। बता लो गोभी में अरे इसको ऐसे बना लो भले, यहाँ कैपिटल टी रख दो, यहाँ स्मॉल टी रख दो, कैपिटल टी स्मॉल टी लो। अगर ऐसे नहीं आ रहा तुम्हें, यहाँ करें कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। दोनों रूपों से बना सकते हैं ना इसको, तो बना लो इसको। ये क्या है? नर, ये मादा, ये वो नर ऊपर वाले। कैसे भी चार्ट बना सकते हैं आप पहने के लिए, तो समझ में आना चाहिए। इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको भी।
तो कभी कभी ये पूछ लेता है एकल संकरण क्रॉस, और बच्चों को याद होता है पृथक्करण का नियम, और ये अनुपात पूछ लेता है, वो अनुपात गलत कर देता है। हाँ सेम ही है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, एकल संकरण क्रॉस का निर्माण किन किन से होता है, तो प्रभावता के नियम से और पृथक्करण के नियम से। इसका अनुपात कितना होता है, तो लक्षण प्रारूप अनुपात 3:1 और जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 होता है। मतलब हाँ ये एकल का एकल संकरण क्रॉस है ये, वो नियम थे, दोनों नियम एक ही मांगे। पानी बोतल पानी भाई तुम सोच नहीं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या हुआ? ये भी ठंडा नहीं है, ले गरम है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस और उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखाने की जरूरत नहीं है, समझ जाएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। मुक्ताराम और ईश्न फर्स्ट रैंक। बस आज लिखना है, उसके बाद कल लिखना ही नहीं है, क्योंकि 4 टॉपिकों को मैंने नोट्स दे दिए मैडम के लिए, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों। वैसे में आप लिखते लिखते परेशान हो जाते हैं ना। अब हम बात करते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसको बोलते हैं द्विसंकरण क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है ध्यान देना, पहले एक बार समझ लो प्लीज। दोनों का संयोग है ये, इसको द्विसंकरण क्रॉस भी कह रहे हैं। इसमें क्या हुआ, मेंडल नामक वैज्ञानिक ने 2 जोड़ी, उसमें क्या है, एक जोड़ी, इसमें क्या 2 जोड़ी पादप लिए, एक लिया था गोल और पीला। 2 लक्षण लिए, क्या लेते, गोल एवं पीला। गोल को क्या बोला था, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ठीक है ना। इसमें क्या लिए थे, हरे एवं झुर्रीदार, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। मर जाएगा बेचारा। इससे संतति प्राप्त हुई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इससे जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, F1 पीढ़ी में कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अर्थात ध्यान देना प्लीज, जो F1 पीढ़ी है ये क्या है भाई, F1 पीढ़ी, इसमें सभी पादप गोल व पीले प्राप्त हुए। क्या हो, गोल एवं पीले। ध्यान तो उतारो पहले,
क्या है इसमें? दो या दो से अधिक पादप लिए, दो या दो से अधिक पादपों के लक्षण है। तो ये क्या है? प्रभावी और वो अप्रभावी। ये बनाओ एक बार। ये दोनों के मध्य में स्व परागण है, क्रॉस कराया, इससे जो गैमेट्स बनेंगे ना, एक, दो, तीन, ये गैमेट्स बनेंगे इसके कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ये होगा इसमें नर गैमेट्स और ये होगा मादा गैमेट्स। इसको बोलते हैं नर, इसको बोलते हैं मादा। मैंने क्या बोला था? दो थे तो कितने बने? 4, और 4 से कितने बनेंगे? 8। ठीक है ना। अब इसकी हम संतति की बात करेंगे, इसमें क्या होगा? तो पहले को इसके साथ मिलाओ, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। आ रहा समझ में? मार्करों की हालत खराब हो रही है, इतने मोटे लगते हैं। इसको पहले को इससे मिलाओ, इसके बाद में इससे मिलाओ, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। आ रहा समझ में? इसको इसके साथ मिलाओ, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। कोई दिक्कत है? इस गैमेट्स को यहाँ से उठाओ, उसके साथ में संयोग कराओ, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। आ रहा समझ में? स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये इसके साथ में मिलेगा हमेशा। अब इसको इसके साथ में मिलाओ, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। आ रहा समझ में? यहाँ जो होगा ना, स्मॉल आर, स्मॉल वाई प्राप्त होगा। हो रहा नहीं हो रहा है? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। देखो ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? गोल और पीले। ये क्या है? गोल एवं पीले, गोल पीले, गोल पीले है क्या नहीं? ये क्या है? गोल एवं पीला। ये क्या हुआ? ये क्या है? हरा। ये क्या हुआ भाई? हरा एवं पीला हुआ कि नहीं? स्मॉल आर क्या है? हरा पीला, और वाई क्या है? हरा। तो क्या होगा? हरे, वो क्या है? पीले।
यहाँ क्या है, कैपिटल आर है कि नहीं है। देखो कैपिटल आर है ना, तो कैपिटल आर क्या है, गोल, और इतना लगेगा गोल एवं पीले। इसमें मतलब ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर है कि नहीं है, तो स्मॉल आर क्या है, पीला, और ये क्या है, कैपिटल आर, पीला एवं गोल। यहां देखो ये क्या है, गोल पीला। अब ये क्या दोनों को संयोग है। तो मेरा कहने का रीजन ये है कि इसमें लक्षण प्रारूप अनुपात पूछा जाए, ये होगा 9:3:3:1। इसमें 9 होंगे ना गोल और पीले, एक होगा, एक क्या होगा, हरे एवं झुर्रीदार। उतारो भाई इसको। ये होंगे गोल एवं हरे, और ये होंगे झुर्रीदार एवं पीले। पीले एक पता होगा हरे एवं झुर्रीदार। हमको इतना नहीं याद करना, हमको ये याद करना है कि इसका लक्षण प्रारूप अनुपात कितना होगा। इसको फिनोटाइप भी कहते हैं। और जीनोटाइप आप बताएंगे भाई, बता तो पढ़ा है जीनोटाइप अनुपात। जीनोटाइप अनुपात कितना होगा इसका, 122 हो, 412, 121। ये भी याद कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। एक अनुपात 2:2, 4:1:2, 1:2:1। आज जेनेटिक्स का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा तो रह रहा है इसमें। जेनेटिक्स से रोग रह रहे हैं, रोग लगाएंगे हम, डिजीज। क्या टेंस पढ़ा देंगे, फिजिक्स में पढ़ाऊंगा ना लेंस। अरे वो फिजिक्स में पढ़ाऊंगा ना, लाइट वाले टॉपिक में। तो फिजिक्स में भी करेक्टेड है ना पूरा ये। हो गया कंप्लीट। ये याद कर लेना, ये बार बार एग्जाम आता है, गलत करके आता है, बच्चा भूल जाता है। 122, 412, 121। आज कराऊंगा अनुवांशिक रोग और कल टॉपिक चालू करूंगा डिजीज।
अंदर हमने साइंस की फ़ोटो कॉपी कराई थी ना, वो लिया मैंने एक। कंप्लीट होगा सभी को? मिटा दो। देखो 4 टॉपिक के मैं नोट्स दे रहा हूँ और घर से पढ़ के आना। पहला टॉपिक उत्सर्जन तंत्र एस्केलेटरी सिस्टम। दूसरा राइटिंग मुझे पता है मेरी सही है, ऐसी कोई बात नहीं है, इतना गंदी राइटिंग नहीं है मेरी। दूसरा है जनन रिप्रोडक्शन। पूरा दिया है रिप्रोडक्शन पूरा ही। तीसरा है तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन सिस्टम है। चौथा है पोषण, न्यूट्रिशन। पांचवा है आपको लिखने की टेंशन खत्म हो जाएगी ना। पांचवा है मानव रोग, ह्यूमन डिजीज। ये 5 टॉपिक के मैं नोट्स दूंगा आपको, कल से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। और ये टॉपिक महत्वपूर्ण हैं। और बायोलॉजी के अंदर 2 टॉपिक रहेंगे मात्र। कितने? एक तो होगा श्वसन तंत्र और एक अंतःस्रावी ग्रंथियां, ग्लैंड्स। बायोलॉजी यहाँ खत्म होगी पूरी। इनके मैं नोट्स दे रहा हूँ, ये बना रहा हूँ प्रॉपर ढंग से। ये देख लो आप आराम से, नोट्स देख लो। राइटिंग तुम्हारी समझ में आएगी। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों चालू किया है। ये देखते रहना। अब इसके टॉपिक से जुड़ा हुआ आगे हम बात करते हैं आनुवांशिकी रोग के बारे में। सभी को मिल जाएगा। कहते हैं ना सब्र का फल मीठा हुआ करता है। आनुवांशिकी रोग जेनेटिक्स डिजीज। हमारे टॉपिक में आनुवांशिकी के अंदर ये टॉपिक रह रहा है और ये इसमें नहीं कराया है। आनुवांशिकी रोग जेनेटिक्स से तो मैं बात करता हूँ पहले रोग क्या होता है। रोग का मतलब होता है जब शरीर में कोई विकार उत्पन्न हो जाए, जब शरीर में कोई विकार हो, उत्पन्न हो जाए, उसे क्या कहते हैं भाई? रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? रोग। आनुवांशिकी रोग मतलब ऐसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, आनुवांशिकी रोग कहलाते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है लिग्न सहलग्नता, मतलब यदि किसी माता पिता के अंदर ये रोग है तो आने वाली संतति में ये रोग होगा।
100%। इसमें पहला होगा हीमोफीलिया, दूसरा होगा वर्णांतता, इंग्लिश में भी नाम यही है कि वर्णांतता, इसको बोलते कलर विजन, वर्णांतता। इसके अंदर देखा जाए तो इसमें होगा उत्परिवर्तन के द्वारा या गुणसूत्र के द्वारा, कह तो क्या होगी, कमी या अधिकता, गुणसूत्र के द्वारा कमी या अधिकता। कौन कौन से होंगे, जैसे हम बात करें पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्लाइफेल्टर सिंड्रोम, दूसरा है टर्नर सिंड्रोम। ये क्या है, तो यहाँ पे एक बार बना लो इसको। रोग की परिभाषा लिख लेना। थैलेसेमिया, हसीआकार आरबीसी, ये सभी होंगे। 4 रोग हैं ये और इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना लीजिए। याद तो पढ़ना पड़ेगा साइंस से भाई, ट्रिक बताएंगे अभी आपको। पहला इससे जो क्वेश्चन एग्जाम में जो आएगा वो आपको नाम देगा, उसमें नाम पूछेगा कि ये कवक जनित है या प्रोटोजुआ जनित है या जीवाणु जनित है या आनुवांशिकी रोग है या जेनेटिक्स रोग है। रोग का मतलब होता है जब शरीर में कोई विकार उत्पन्न हो जाए, जब शरीर का संतुलन बिगड़ जाए, शारीरिक मानसिक रूप से जब कोई कार्य करना बंद कर दे, उसको बोलते हैं रोग। और जेनेटिक्स रोग वे होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उन्हें आनुवांशिकी रोग कहते हैं। ध्यान देना प्लीज, किसी भी एग्जाम के अंदर, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें टॉपिक दिया गया है आनुवांशिकी और रोग। मुझे आशा है कि आपने एक बार पढ़ लिया ना, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और क्वेश्चन उसी से मिलेंगे। पटाउ सिंड्रोम, इसमें एक गुणसूत्र की वृद्धि होती है। आपने बच्चे देखे होंगे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके होंठ कटे हुए मिलते हैं, तालुओं में दरार, आंखें टेढ़ी, वो पटाउ सिंड्रोम के द्वारा होता है। तो आपने देखा वो बहुत सी कोचिंगों में मैडम बैठ रहती हैं मैनेजमेंट के ऊपर, असिस्टेंट के ऊपर, मिनट 4 लगती हैं बात करने में। 100% बच्चा बड़ी बड़ी कोचिंगों में यही होता है, वो फंस जाता है और फीस जमा हुई है उसके बाद वो घूमता रहता है। वो उसका यह चल रहा है ना, उसके अंदर वो पटाउ सिंड्रोम पाया जाता है, उसके अंदर होता है ना। कोई भी व्यक्ति, आपने देखा किसी भी कार्य करने के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए लोभ लालच देकर अपना कार्य करा लेता है। ये मैंने 5 टॉपिक कराए हैं, सोमवार मंगल तक ये 5 टॉपिक 100% क्लियर हो जाएंगे। बायोलॉजी लिपिट जाएगी पूरी, उसके बाद हम आपकी फिजिक्स रहेगी और केमिस्ट्री। चालू कर रहे हैं अभी, टाइम नहीं हुआ, बंदी क्यों कर रहे हैं, पढ़ाएंगे जब तक वो सर नहीं आएंगे तब तक। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मोडियम पर खड़ा होगा सुबह 7 बजे और पढ़ने वाले बच्चे तो शाम को 7 बजे मोडियम पर हटूँगा नहीं, और आवाज़ मेरी इतनी रहेगी, कुछ खाऊं या नहीं।
लास्ट में क्या है सर? ये है हसियाकार आरबीसी। हसिया देखा तुमने क्या होता है हसिया? किससे बोलते हैं भाई हसिया? नहीं पता हैं? हसियाकार मतलब जो हमारे आरबीसी है ना, लाल रुधिर कणिकाएं, वह हसियाकार हो जाती है। हसिया मीन्स होता है जो फसल वगैरह हम काटते हैं ना, काटने के लिए किसका उपयोग करते हैं? दातरी, वो होता है हसियाकार। अब हम अनुवांशिकी रोग की क्या रखेंगे? ट्रिक है। इंतजार आपका पूरा कंप्लीट होगा। मैंने क्या बोला था, कुछ बच्चे साइंस बैकग्राउंड के नहीं होने के बावजूद भी साइंस समझ में आती है। उसके पीछे एक ही रीज़न है कि हम मेहनत करते हैं। और आपको अगर आप भी मेहनत करेंगे तो कुछ समय के बाद में मुझे आशा है कि सभी मिठाई खिलाएंगे। नहीं खिलाएंगे क्या? तो वही हसिया, वही थैला, वही हसिया, वही थैला, वही फीलिंग। फीलिंग होती है कि तुम्हारी कि नहीं होती? हाँ, वही फीलिंग लेकर सुपर डॉक्टर किलिट पढ़ाने आए। मुझे पता है लाइन ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। वही हसिया, वही थैला, वही फीलिंग लेकर सुपर डॉक्टर किलिट पढ़ाने आए। तो सबसे पहले बात करते हैं सहलग्नता के द्वारा, लिंकेज इंग्लिश में बोलते हैं सहलग्नता को, लिंकेज। सहलग्नता के द्वारा एक दूसरे के साथ में जुड़कर आने वाली संतति में जो लक्षण पैदा होंगे उसको सहलग्न। तो उसमें पहला होगा वर्णांधता, कलर विजन, वर्णांधता। इसे क्या होगा? हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। ठीक है ना भाई? हाथ से क्या है? हसियाकार आरबीसी, आरबीसी। हाथ से होता है थैलेसेमिया। थैलेसेमिया तो सुना होगा आपने, नहीं सुना क्या? अरे थैलेसेमिया के कैंप लगते हैं भाई। ऐसे बच्चे होते हैं जिनके शरीर में ब्लड का निर्माण नहीं होता, उन बच्चों को हर महीने ब्लड चढ़ाया जाता है। वो थैलेसेमिया रोग से ग्रसित होते हैं। पीछे होता है फिनाइल कीटोनेरिया। आपको ये नाम अगर याद हो गए ना, 1 नंबर का क्वेश्चन इससे ही मिल जाएगा। दूसरा बात करते हैं यहाँ पे सुपर फीमेल। आपने सुपर फीमेल देखी है क्या? नहीं देखी? देखी होंगी। पूरे दिन वो बात ही करते रहती हैं अपने आप में, वो सुपर फीमेल है। 2 मिनट अगर तुम आपने सुनना प्रारंभ कर दिया ना तो 1 घंटे तक आप उनके सुनेंगे। पूरे दिन वो यही काम रहते हैं, होते हैं ना। होते हैं सुपर है फीमेल, एक होती है सुपर मेल। मतलब है कुछ ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं उनके अंदर है, मतलब वाई गुणसूत्र ज़्यादा आ जाते हैं। सुपर क्या होते हैं? फीमेल। पूरे दिन बोलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, दादड़ दादड़, मतलब वही बात रहेंगे। बताऊँ औरतों जैसे डा से होता है डॉक्टर से डाउन सिंड्रोम।
कैसे होता है क्लाइफेल्टर सिंड्रोम? सरफराज, नाम भी इसका सरफराज है भाई। पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ये रोग हुए, ये ध्यान देना पहले, ये नीचे वाले रोग हैं ना, ये उत्तर परिवर्तन के द्वारा हैं। किसके द्वारा? क्रोमोसोम, गुणसूत्र के द्वारा, कमी या अधिकता के द्वारा होते हैं। तो एक बार ये ट्रिक पूरी लिख लेना, और आनुवंशिकी रोग कभी भी गलत नहीं होंगे अगर आपको ये ट्रिक याद है तो। अब तक एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया है, नाम देता है और पूछता है कि ये रोग कौन सा है। चाहे भाई समझ में आ रहा है ना? बढ़िया, चल ठीक है भाई, दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। वैसे दिक्कत आ गई तो फिर हमारे को परेशानी आ जाएगी। टेंथ ट्वेल्थ में भी पढ़ा होगा और यहाँ भी पढ़ा रहे हम। 1 साल लगती है पूरी पढ़ाने के लिए, उसमें साइंस है, और यहाँ मात्र 20 दिन और 25 दिन में करा देते हैं, और वो करा देते हैं तो टॉपिक आता है। ठीक, 8 नंबर की साइंस, 10 नंबर की साइंस, 8 नंबर की साइंस या 10 नंबर की साइंस। ये 10 नंबर की बहुत मायने रखती है भाई। अगर 1 नंबर से जब रह जाता ना, 0.5 से रह, उसको पूछना क्या दर्द होता है। NTPC में मेरे एक फ्रेंड था, 0.5 से रिया है। अब उससे पूछना क्या हुआ। अभी RH का जो एग्ज़ाम हुआ था ना 2021 का, एक लड़की थी, अभी मैं कोटा पढ़ा का है उस टाइम पर, 4 लड़के थे मेरे RH की परी के अंदर। एक लड़की थी मात्र 1 नंबर से रहती, और वो भी साइंस का क्वेश्चन पढ़ाने के बावजूद तो गलत कर गई थी, प्री रह गए उसका। सुरभि अग्रवाल, अब पूछ लेना। बात यह कि मैंने जो पढ़ा का था उसमें वो बात है ना। और आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं टॉपिक करा रहा हूँ, पेपर देखो कोई भी उठा के जिसमें साइंस दिया है, जनरल साइंस और साइंस दी गई है, इसमें तो मिल जाएंगे पेपर आपको। क्वेश्चन आएंगे कि नाम देगा उसमें कि हीमोफीलिया रोग कैसा है, आनुवंशिक रोग है कैसा है, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, कैसा रोग है आनुवंशिक रोग, एक गुणसूत्र की कमी या अधिकता इसके द्वारा होता है। पेपर बना रहा हूँ मैं आपको पूरा ही। उत्तर परिवर्तन क्रोमोसोम के द्वारा। मुझे लगता है तुम पढ़ते नहीं, घर पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते। साइंस को भाई ऐसा मत समझ लेना जीके, अगर तुम इसका रिवीजन ही नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं ना, तो ध्यान देना प्लीज़, कुछ 0/0 पे आ जाएंगे। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, क्या हो, बायोलॉजी, ये कंटिन्यू मांगती है आपको। मैंने जो पढ़ाया आप घर पढ़ो। मैंने आपको 5 टॉपिक लगाए, 5 टॉपिक को आप पढ़ के आओ कल से, और फिर मैं यहाँ पढ़ाऊँगा। कौन कहता समझ में नहीं आता? मिटा दें हैं? हाँ, हमने भी तो याद ही किए मैडम, हम तो कोई अलग ग्रह से तो आए नहीं। रोज रिवाइज नहीं होता, कभी किसी बैच में कुछ चल रहा है, कभी किसी बैच में कुछ चल रहा है, पर इतना ज़रूर है, मेहनत है हमारी, माँ सरस्वती का आशीर्वाद रिया है कि हमने जो भी टॉपिक पढ़ाना चालू कर दिया उसको पूरा कंप्लीट करा देते हैं। कहते हैं कि सरस्वती की भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रसनी आवत जात से सल पड़ पड़त इंसान। अगर मेहनत करेंगे तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। कहते हैं भगवान भी नहीं रखता मेहनत को, तो भी राहुल गांधी को कब मिलेगी? मिलेगी भाई, मेहनत करते रहो। आज हमने मेहनत की है, आज हम पढ़ा रहे हैं।
खुद पे अपना दृढ़ निश्चय कर लो कि मैं कर सकता हूँ, मुझे सरकारी गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, मैं लग सकता हूँ। उसके लिए आप मेहनत करो, आपका टारगेट बनाओ, मिल जाएगी। अभी आरएस का सबसे बड़ा आपका मोटिवेशन देखा होगा, एक महिला की शादी हो जाती है बेचारी की और झाड़ू लगाती है, और जो आरएस निकाल सकती है तो आप तो समृद्ध हैं, तुम तो समृद्ध हैं। ठान लो एक बार दिल के अंदर है कि मुझे करना है। अभी कहाँ हुआ है? अभी के टॉपिक के बारे में लिखाएंगे नहीं क्या? रोग के बारे में क्या तुम लिख लेंगे? मन में ठान लो एक बार। मैंने एक व्यक्ति देखा था कल परसों, उसको इतना प्यार था, खाना पीना भूल गया, वो नींद भी छूट गया, और इतना प्यार अगर इन किताबों से करे ना तो आईएएस बन जाता है। मैच्योर है भाई, आपको क्या बताना है। बात करते हैं हीमोफीलिया रोग। हीमोफीलिया कैसा रोग है भाई? हीमोफीलिया रोग आनुवांशिकी रोग है। कैसा है? आनुवांशिकी रोग। क्या होता है इस रोग में? मैंने बता दिया था। इस रोग को क्या कहा जाता है? शाही रोग, रॉयल डिजीज, रॉयल डिजीज कहा जाता है। इसकी खोज करी थे, खोज किसमें कर रही? सर्वप्रथम जो खोज की थी, सर्वप्रथम ब्रिटेन की महारानी नाम क्या था? विक्टोरिया। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के अंदर सर्वप्रथम क्या था? ये रोग था। आज भी राजा महाराजा आज भी राजा महाराजाओं के वंशजों में यह रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, चल रहा है। क्या होता है इस रोग में? ध्यान देना प्लीज। इस रोग में यदि क्या है भाई? यदि रोगी क्या है? रोगी यदि रोगी को क्या लगी? चोट। चोट तो तुम्हारे को भी लगी होगी ना, कि नहीं लगी? यदि रोगी को चोट लगी या लगा कट, तो शरीर से बाहर रक्त का थक्का, ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का नहीं जमता है, जिसके द्वारा उस रोगी की क्या होगी भाई? मृत्यु। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अल्पायु का होता है वो, ज़्यादा समय जीवित नहीं रह सकता वो। क्या चोट तो भाई लगेगी, किसी कारण से लग भी सकती है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे, क्योंकि मैंने बहुत बार पढ़ा दिया है कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक धातु कौन सी है? धातु बताओ, धातु कौन सी है? तो मैं बता देता हूँ, कैल्शियम। कौन सी है? कैल्शियम। प्रोटीन, प्रोटीन कौन सी है? प्रोटीन है।
प्रोटीन तो तुम बताएंगे, मैंने बताया था, ब्लड पढ़ाया था जब। कौन सी है? प्रोटीन है, थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है। लिख लो भाई इसको। विटामिन के कौन सी है? विटामिन के। और एक होती है फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। ये बार बार एग्जाम में आता है, मैं बार बार पढ़ा देता हूं आपको। और शरीर के अंदर है, नोट है, मैंने बहुत बार बताया है कि शरीर के अंदर है रक्त का थक्का नहीं जमने देने वाली प्रोटीन है। बताओ, प्रोटीन है। शरीर के अंदर ब्लड क्लोटिंग नहीं करने वाली प्रोटीन कौन सी है? बता भाई, टोपी वाले, क्या है? इसका नाम है हेपेरिन प्रोटीन। ये 3 बार बढ़ा दिया कम से कम। कौन सी है? हेपेरिन प्रोटीन। किस विटामिन के द्वारा लड़कियां सुंदर दिखाई देती हैं? कौन सी है? ये तो पता होगा तुमको। विटामिन ई, जिसको ब्यूटी विटामिन या सुंदरता का विटामिन कहा जाता है। क्या हो रहा है भाई? 10 हो गया। तो किसमें? ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के अंदर है। कौन सा रोग था? अनुवांशिकी रोग। कौन सा? हीमोफीलिया। आज भी राजा महाराजों के वंशजों में ये रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में, रोगी के शरीर में क्या लग जाती है? चोट लग जाती है, तो रक्त का थक्का नहीं जमता, जिसके द्वारा उस व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। रक्त का थक्का जमाने में सहायक धातु कौन सी है? कैल्शियम। प्रोटीन कौन सी है? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, विटामिन के, फाइब्रिनोजन है। और शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमने देने प्रोटीन कौन सी है? हेपेरिन प्रोटीन। ठीक है भाई, थैंक यू ऑल ऑफ यू, सभी के लिए। और पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो।